बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिव्यू क्वेश्चन स्टार्ट किए थे फिजिक्स 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 और हमने 5 रिव्यू क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन है जी 11.6 वी नो दैट waves manifest phenomena of reflection, refraction and diffraction। के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साउंड जो है वेव जो है वो मैनिफेस्ट करती है रिफ्लेक्शन यानी अया करती है, ज़ाहिर करती है कुछ फिनोमेनास को, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है और डायफ्रैक्शन है। तो डज साउंड आल्सो मैनिफेस्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या साउंड भी ये कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्ट करेगी, यही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी? तो ये हमने आंसर बताना है। तो इसका आंसर एक ही वर्ड में हो सकता है यस, और इसके साथ हम थोड़ी इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि यस साउंड आल्सो मैनिफेस्ट yes sound also manifest these characteristics yes sound also manifest these characteristics characteristics like हम लिख सकते हैं लाइक जो चीजें तीन फिनोमेना पूछे गए हैं। सबसे पहले दिया गया कि रिफ्लेक्शन, इसके बाद है रिफ्रैक्शन और नंबर 3 में दिया गया है जी डायफ्रैक्शन। ये हमारा स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 11.6। 11.7 की तरफ मूव करता हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 7 की तरफ मूव करना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड का आपस में क्या डिफरेंस है? और इसके बाद ये पूछा गया है कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन द टू, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप भी डिराइव करें। पहले अगर डिफरेंस की बात की जाए तो डिफरेंस में जस्ट आपने डेफिनेशन बतानी है जो कि हमने अपने टॉपिक में इनको डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया है। मैं इसके रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं कि लाउडनेस का इंटेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन बनता है इन log of the intensity of the sound, log of the intensity of the sound is directly proportional to the loudness। यानी अगर इंटेंसिटी के साथ log लिया जाए, इंटेंसिटी का log लिया जाए तो वो लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने उसका रिलेशन बताना है। यानी आप बता सकते हैं कि log of the intensity of the sound is directly proportional to the loudness। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट इज 11.7, 11.8 और 9। ये दो क्वेश्चन जो हैं ये आपने खुद से कंप्लीट करने हैं। यानी हमने अपने चैप्टर के मेन को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। अब हम जा रहे हैं 11.10। 11.10 क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपने करने हैं। 11.10 की तरफ मूव कर रहा हूं। 11.10 क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ द लाउडनेस। लाउडनेस के यूनिट क्या हैं? और इसके अलावा पूछा गया है व्हाई डू वी यूज लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटी वी हियर। यानी लॉगरिथमिक स्केल क्यों यूज किया जाता है साउंड इंटेंसिटी की रेंज को डिस्क्राइब करने के लिए? सबसे पहले तो यूनिट की बात करते हैं 11.10 में कि यूनिट लाउडनेस का क्या है। तो हम लिखेंगे कि लाउडनेस जो है नो पार्टिकुलर यूनिट, इसका कोई पार्टिकुलर यूनिट नहीं है। नो पार्टिकुलर यूनिट ऑफ लाउडनेस, नो पार्टिकुलर यूनिट ऑफ लाउडनेस। सबसे पहले तो यूनिट की बात करेंगे, फिर हम इसमें बताएंगे
कि हम क्यों यूज करते हैं लॉगरिथमिक स्केल इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। इसकी रीजन ये है कि जो लाउडनेस होती है साउंड की वो इंटेंसिटी के लॉग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस फार्मूला में हम देख सकते हैं कि लाउडनेस इंटेंसिटी ऑफ लॉग ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसलिए इंटेंसिटी की रेंज बताने के लिए लॉग का हम लॉगरिथमिक स्केल यूज करते हैं या लॉग का स्केल यूज करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11.13 11.11 और 11.12 ये दो क्वेश्चन हमने डिटेल के साथ अपने चैप्टर में डिस्कस कर लिए थे। 11.13 की तरफ जा रहा हूँ। 11.13 है हमारे पास। इफ द पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज व्हाट आर द चेंजेस इन द फॉलोइंग। अगर साउंड की पिच इंक्रीज हो रही हो तो ये जो कुछ क्वांटिटीज दी गई हैं इन पर क्या इफेक्ट होगा। नंबर 1 है जी फ्रीक्वेंसी। पिच के इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट हमने ये बात जानी थी कि पिच और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यानी अगर पिच इंक्रीज करती है तो यकीनी बात है कि फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। ऐसे लोग जिनकी साउंड की पिच ज्यादा होती है उनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो हम नंबर 1 अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर 2 पे आए तो हमने बताना है कि वेवलेंथ पर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट इस वेवलेंथ को जानने के लिए हम वेल नोन रिजल्ट जिसके हमने ये जाना था कि v इक्वल होता है f लैम्डा के, तो f यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा वेवलेंथ है। ये हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं v आवर लैम्डा या फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ लैम्डा। ये यहाँ से देखें फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है वेवलेंथ के साथ, इसका इनवर्स रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। नंबर 3 पे आते हैं और द वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। स्टूडेंट पिच के इंक्रीज करने या डिक्रीज करने से वेव वेलोसिटी या वेव की स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, यानी वो हमारे पास जितनी पहले से उसकी स्पीड है वो उतनी ही रहती है। यानी मैं अगर ये कहूँ कि किसी एक इंसान की जो साउंड ट्रैवल कर रही है, जब वो बोलता है उसकी पिच कम है, किसी दूसरे की पिच ज़्यादा है, तो ये उस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। उसकी स्पीड जो है वो सेम रहेगी जितनी उसकी स्पीड है, यानी जिस स्पीड से साउंड ट्रैवल कर रही है। पिच के इंक्रीज करने से स्पीड पर, वेव वेलोसिटी पर या वेव स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। नंबर 4 है हमारे पास है जी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड की अगर बात की जाए तो वेव जो है ये एम्पलीट्यूड पर भी डिपेंड नहीं करती है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नो इफेक्ट। एम्पलीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड का पिच के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। क्वेश्चन है जी 11.14। If we clap or speak in front of buildings while standing at a particular distance, we hear our sound after some time. Can you explain how does this happen? स्टूडेंट ये पूछा गया है कि अगर हम क्लैप करते हैं किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर या हम बोलते हैं तो किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर कोई बिल्डिंग है तो हमें कुछ देर के बाद अपनी ही साउंड दोबारा सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसकी रीजन हमने जानी है, बिकॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन और इको। रिफ्लेक्शन की बात करें या इको की बात करें, रिफ्लेक्शन और इको ऑफ द साउंड।
इसके बाद हम इसकी डिटेल लिख सकते हैं, वी कैन हियर साउंड after some time, we can hear sound after some time due to the echo or reflection of the sound, क्योंकि साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। किसी बिल्डिंग अगर मौजूद है किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पर, साउंड जाकर उससे साउंड जो वेव की फॉर्म में वहां तक पहुंचेगी, वहां से रिफ्लेक्ट करके दोबारा हम तक आएगी, क्योंकि हम अपनी ही आवाज दोबारा सुनते हैं। ये आप प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद 11.15 जो है इसको हमने अपने टॉपिक में डिटेल के साथ डिस्कस किया। 11.16 को भी हमने टॉपिक में जाना था कि एक्सप्लेन दैट नॉइज इज अ न्यूसेंस, यानी नॉइज मुजरे सेहत है। इसके लिए आपने बताना है कि अनप्लेजेंट इफेक्ट है इसका, ये जैरिंग इफेक्ट है। इसके अलावा इससे हाइपरटेंशन कॉज होता है, नींद की कमी हो जाती है। ये इसकी रीजन है जो कि हमने अपने टॉपिक में डिटेल के साथ जान ली थी। तो ये हमारे रिव्यू क्वेश्चन हैं। ये इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जी कंसेप्चुअल क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट मैं कुछ टाइम है इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, ताकि हम अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कंसेप्चुअल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आता हूं जी। Why 2 tin cans with a string stretched between them could be better way to communicate than merely shouting through the air। अगर 2 tin can यूज किए जाएं, यहाँ पर मैं कोई 2 tin can यूज करता हूं, तो ये बेटर वे है कम्युनिकेट करने का, बजाय इसके कि हम एयर के अंदर शाउट करें, चिल्लाएं, या हम क्लैप करें। अपनी बात को दूसरे तक कम्युनिकेट करने के लिए हम बहुत ज़्यादा लाउडनेस के साथ बोलें, तो उससे ज़्यादा बेस्ट वे है कि हम कम्युनिकेट करें किसी 2 tin can की मदद से। ऐसा क्यों है, ये इनकी मदद से ज्यादा बेस्ट कम्युनिकेशन क्यों होती है, ये हमने रीजन बतानी है। तो इसकी रीजन में हम जाते हैं स्टूडेंट, रीजन लिखते हैं जी, बिकॉज साउंड ट्रेवल मोर फास्टली, साउंड ट्रेवल्स more fastly in solids than liquid than gas। यहाँ पर गैस की बात करें या एयर की बात करें, पहली बात हम ये लिखेंगे कि क्योंकि साउंड जो ट्रेवल करती है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल करती है। हमने जाना था 15 टाइम ग्रेटर होती है साउंड की स्पीड इन सॉलिड में ड्यू टू द एज कंपेयर टू द गैसेज। उसके बाद हम इसको जरा और कंप्लीट अंदाज में लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इसको कंप्लीट लिख सकते हैं कि देयरफॉर ड्यू टू tin can are best for communication या for communicate
than gas or air. इसके बाद स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11.2। क्वेश्चन नंबर 11.1 था हमारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ये जो हमने अभी कंप्लीट किया ये 11.1 था। तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं 11.2 की तरफ। आंसर नंबर 11.2। 11.2 में पूछा गया है जी, वी कैन रिकॉग्नाइज पर्सन स्पीकिंग विद द सेम लाउडनेस फ्रॉम देयर वॉइस, हाउ इज दिस पॉसिबल। दो पर्सन जो कि बात कर रहे हैं उनकी जो लाउडनेस है वो सेम है, लेकिन हम उनकी जो साउंड है उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि किस पर्सन की आवाज हो सकती है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हमने अपने टॉपिक में क्वालिटी वाले टॉपिक में ये बात जानी थी कि लाउडनेस जो है, साउंड जो है किसी चीज की वो या किसी साउंड को डिफरेंशिएट कैसे करने के लिए जो उसकी रीजन होती है, या रिकॉग्नाइज किसी पर्सन की आवाज की जाती है, वो उसकी रीजन होती है कि साउंड की क्वालिटी क्या है। साउंड की क्वालिटी डिफरेंट होती है, या जिसको हमने वेव फॉर्म का नाम दिया था। जरा मैं अगर डायग्राम की बात करूं तो कोई वेव ऐसी थी और कोई वेव ऐसी थी और कोई वेव की शेप यानी ऐसी थी। यानी हम अपने टॉपिक में ये बात जानी थी कि ये वेव की जो फॉर्म होती है, वेव की जो शेप होती है, इससे हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि साउंड जो है वो किस पर्सन की है, आवाज जो है वो किस पर्सन की है। तो रीजन हम लिखेंगे, वी कैन रिकॉग्नाइज the sound of different persons, the sound of same loudness, we can recognize the sound of same loudness। अगर सेम लाउडनेस की साउंड हो उसको भी हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। द साउंड ऑफ सेम लाउडनेस ड्यू टू द क्वालिटी और, या हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्वालिटी या वेव फॉर्म ऑफ द साउंड, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड। तो ये थे स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 11.2। तो ये इस लेक्चर में हमारा आज के लिए इतना ही। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम अपने कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।